इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने की मंजूरी मिल गई है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस की इजाजत है। अविश्वास प्रस्ताव मिला है, ये लोकसभा स्पीकर ने कहा है। चर्चा के बाद करूंगा तारीख का ऐलान। लोकसभा स्पीकर लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए अब यहां पर उनकी तरफ से स्थगित कर दी गई है। तो अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें कि तारीख का ऐलान होगा, इसके लिए लोकसभा स्पीकर ने कह दिया है। तो यहां पर अविश्वास प्रस्ताव मिला है, चर्चा के बाद तारीख का ऐलान करूंगा, ये ओम बिरला की तरफ से कहा गया है। वहीं आपको ये बता दें कि बहस के बाद और लगातार जिस तरीके से हंगामा हो रहा था, उसके बाद लोकसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो यहां पर विपक्षी दलों की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और अब उस अविश्वास प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया है। और इसके साथ ही ये बताया गया है कि अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होगी, लेकिन इसकी जो तारीख है उसकी घोषणा की जाएगी और चर्चा के बाद ही तारीख का ऐलान करूंगा, ये लोकसभा स्पीकर ने कहा है। तो आपको बता दें, जिस तरीके से मणिपुर का मामला गरमाया हुआ है, उसके बाद लगातार विपक्ष हमलावर है और यही वजह है कि अब अविश्वास प्रस्ताव यहां पर विपक्ष की तरफ से लाया गया है और इसको अब लोकसभा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मंजूरी दे दी है। पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। पीयूष, यहां पर अब अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है और ये कहा है कि पहले चर्चा होगी और उसके बाद तारीख का ऐलान होगा। देखिए, अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से आपने देखा कि जिस तरीके से मणिपुर के मामले को लेकर लगातार विपक्षी जो दल है वो कहीं न कहीं चर्चा चाहते थे और इस बीच से कहीं न कहीं अविश्वास प्रस्ताव भी कांग्रेस के सांसद की ओर से दिया गया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष द्वारा सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। प्रस्ताव कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई द्वारा सदन में लाया गया था। स्पीकर ने सीधे तौर पर अविश्वास प्रस्ताव पर बहस की इजाजत दी, लेकिन उन्होंने कहा कि इस पर विस्तृत चर्चा के बाद मैं कहीं न कहीं तारीख का ऐलान करूंगा। तो निश्चित रूप से आप देखिए, लगातार मणिपुर मामले पर विपक्ष चाहता है कि प्रधानमंत्री इस पर जवाब दे और न सिर्फ सांसद बल्कि आप देखिए अभी फिलहाल की बात करें तो नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी सीधे तौर पे अविश्वास प्रस्ताव पर बोला है। उन्होंने कहा है कि मणिपुर घटना पर प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। इसके साथ ही तमाम जो सांसद है, चाहे बसपा के सांसद की बात करें, मलूक नागर की बात करें, वो भी कह रहे हैं कि हम तो चाहते हैं कि मणिपुर पर चर्चा हो और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को वहाँ से बदला जाए। तो आप देखिए, लगातार अविश्वास प्रस्ताव भी कहीं न कहीं लाया गया है और इसको एक तरीके से स्वीकार भी कर लिया गया है। और अब इसमें देखने वाली बात होगी कि कब इस पर कहीं न कहीं बहस होती है, क्योंकि लोकसभा स्पीकर ने सीधे तौर पर कहा है कि हम इस पर चर्चा के लिए तारीख का ऐलान करेंगे। फिलहाल जो सदन की जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, आपने देखा कि मणिपुर मामले पर कहीं ना कहीं फिर एक बार आज भी हंगामा हुआ। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने भी लगातार जब भी सदन की कार्रवाई चली तो आपने देखा कि उन्होंने कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार है, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन जो विपक्ष है वो जानबूझकर सदन की कार्रवाई किस तरीके से ना चले, इसको लेकर कहीं न कहीं मुद्दे को भटकाना चाहता है और उसको दूसरी दिशा में लेकर जाना चाहता है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि सदन की कार्रवाई जब चलती है तो क्या सरकार की ओर से कौन जवाब देता है मणिपुर मामले में, क्योंकि लगातार यही कहा जा रहा है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से जवाब देने के लिए कहीं न कहीं तैयार है, लेकिन विपक्ष जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से जो जवाब है वो मांगे। और आपने देखा कि इसको लेकर राज्यसभा सांसद संजय सिंह की जो बची हुई अवधि थी मानसून सत्र के दौरान, उस दौरान के लिए उनको सस्पेंड भी किया गया है। वो लगातार धरना दे रहे हैं संसद भवन के अंदर, जो गांधी जी की प्रतिमा बनी हुई है वहां पे। तो निश्चित रूप से लगातार जो मानसून सत्र है वो हंगामे की भेंट चढ़ रहा है, क्योंकि कई महत्वपूर्ण बिल्कुल पीयूष, और यही वजह है कि 2 बजे के लिए अब लोकसभा का जो ये कार्यवाही है उसको स्थगित भी कर दी गई है। हालांकि आप पीयूष बने रहिएगा क्योंकि आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। दिल्ली से खबर है, पसमानदा संवाद यात्रा 27 जुलाई से शुरुआत होगी। आपको बता दें कि 7 चरणों में संपन्न होगी पसमानदा संवाद यात्रा। बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय से शुरू की जाएगी ये यात्रा। 1 अगस्त से दिल्ली के तुर्कमान गेट से इसकी शुरुआत होगी। दिलशाद गार्डन से होते हुए यूपी में यात्रा करेगी प्रवेश। पहले चरण में यूपी में चलेगी पसमानदा संवाद यात्रा, ये जानकारी है। दूसरे चरण में बिहार में प्रवेश करेगी संवाद यात्रा। जौनपुर, देवरिया, आजमगढ़ से बिहार में एंट्री होगी।
तीसरे चरण में पश्चिम बंगाल और चौथे चरण में झारखंड में ये जो यात्रा है वो प्रवेश करेगी। पसमांदा संवाद यात्रा झारखंड से उड़ीसा के लिए जाएगी। पांचवें चरण में यात्रा जो है वो महाराष्ट्र की ओर जाएगी और वहीं आपको बता दें कि छठे चरण में महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश के लिए इस यात्रा को रवाना किया जाएगा। सातवें चरण में ये यात्रा हरियाणा में जाएगी। अब्दुल कलाम आजाद का आपको बता दें कि जयंती पर इसका समापन भी होगा। मनीष मिश्रा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। मनीष, संवाद यात्रा यहाँ पर निकाली जाएगी, लगातार जानकारी भी दे रहे हैं, लेकिन इसकी जो शुरुआत है वो तो होगी, लेकिन पहला चरण यूपी में होगा जो कि अपने आप में बेहद खास होगा। इसको लेकर क्या तैयारी और इस संवाद यात्रा के दौरान क्या रणनीति बीजेपी की? देखिए, निश्चित तौर पर आपको बता दूं कि पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद की पुण्यतिथि से यात्रा निकाली जा रही है, जो कि कल है। इसकी शुरुआत करेंगे जेपी नड्डा हरी झंडी दिखा के इसको निकालेंगे और 1 अगस्त को ये गाजियाबाद से उत्तर प्रदेश में एंट्री करेगी। आपको बता दूं 25 लोकसभा सीटें हैं जहाँ से होते हुए ये रैली निकलेगी और जहाँ पे ये रैली कहीं ना कहीं एक उन क्षेत्रों से निकलेगी जहाँ पे मुस्लिम माहौल है। और सबसे बड़ी चीज है कि 2017 के बाद से लगातार बीजेपी की कोशिश रही है कि जो एंटी मुस्लिम बनाया जाता था, कहीं ना कहीं देखा जाता था कि बीजेपी को एंटी मुस्लिम करा किया जाता था। उसके बाद लगातार हम देखें 2017 के बाद 2022 के चुनाव में जहां पे मुस्लिम कैंडिडेट्स को आगे बढ़ाया गया है, अभी पंचायत के जो चुनाव, अभी जो जिला पंचायत के अध्यक्ष के जो चुनाव हुए थे, सभापति चुनाव थे, उसमें 350 से अधिक मुस्लिम कैंडिडेट्स लाए गए थे और माना जाए लोकसभा चुनाव में भी मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव लगाएगी। तो कहीं ना कहीं उन क्षेत्रों, उन 25 सीटों से होते हुए निकलेगी ये मिलन यात्रा कि जहां पे भारतीय जनता पार्टी जानती है कि मुस्लिम शहरों को आगे लाया जा सकता है। सबसे बड़ी चीज है, सपा बसपा कांग्रेस लगातार मुस्लिम का जो कमेटी है उसको कहीं ना कहीं अपने साथ साधने की कोशिश करती है। उसमें अब बीजेपी एक पसमानदा समाज को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कवायद कर रही है। लगातार हमने देखा था, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो चाहे पूर्वांचल हो, पसमानदा समाज को लेकर बैठकें की गई है, सम्मेलन किए गए और लगातार देखा गया उसमें काफी तादाद में जो पसमानदा समाज के लोग हैं उससे जुड़ते हुए नजर आए थे। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम जो समुदाय है उसको अपने साथ मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश कर रही है। माना जा रहा है अगर ये जो स्नेह मिल यात्रा है उत्तर प्रदेश से जब निकलेगी तो निश्चित तौर से आने लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मुस्लिम जो समुदाय है वो कहीं ना कहीं आगे आते हुए दिखाई देगा। जी बिल्कुल मनीष, और पसमानदा समाज जिसको साधने की अब बीजेपी तमाम तरीके की कोशिशें कर रही है, इससे क्या फायदा यहाँ पर होता नजर आएगा? क्योंकि यूपी में जो संख्या है बेहद ज्यादा है और कहीं ना कहीं लोकसभा सीटों पर बहुत ज्यादा प्रभाव इसका पड़ता है। निश्चित तौर से पसमानदा समाज वो समाज आता है जिसको कहीं ना कहीं जो पहली जो रणनीति थी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, हमेशा से दरकिरार किया जाता था। इनको कहीं पूछा नहीं जाता था। पसमानदा समाज मुस्लिम समाज में कहीं ना कहीं एक उपेक्षित वर्ग की तरह आता था, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अलग रणनीति बनाई थी। हमने देखा था 2022 के चुनाव के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी पसमानदा सम्मेलन कर रही, पसमानदा के समाज के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश करती। इसी लिहाज में माना जा रहा है अगर ये यात्रा जो निकलती है 25 लोकसभा सीटों से होते हुए निकलेगी, पूर्वांचल से होते हुए बंगाल में जाके बिहार और बंगाल जैसे राज्यों को जोड़ेगी, तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर से ये अगर पसमानदा समाज के जो वर्ग के लोग हैं उनको अगर आप भारतीय जनता पार्टी के साथ लाती है तो निश्चित तौर से जहां एक तरफ हम ओबीसी की तरफ देखते हैं, चाहे यादव बहुल क्षेत्र में जाते हैं, चाहे ओबीसी समाज हो चाहे मुस्लिम समाज का पसमानदा समाज हो, अगर मुख्यधारा से जोड़ने की कवायद करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आते हैं तो निश्चित तौर से जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुस्लिम समुदाय में एक कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चीज होगी, वहीं सपा बसपा कांग्रेस जो मुस्लिम और यादव की रणनीति करते हैं, राजनीति करते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं सोचने के लिए, विचार करने के लिए एक संकेत जरूर मिलेगा। तो निश्चित तौर से इस पसमानदा समाज को लेकर जिस तरीके से अभी पहले मिलन कराए गए थे, अब इस यात्रा के दौरान फिर से मुस्लिम समुदाय में अपने आप को भारतीय जनता पार्टी स्टैब्लिश करते हुए नजर आएगी। देखना होगा कि अगले चुनाव में कितना असर पड़ेगा, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। कितनी सीटों पर साफ तौर पर, सीधे तौर पर ये प्रभावशाली रहने वाले हैं? और क्योंकि बीजेपी का जो लक्ष्य रहा है और जो जिस लक्ष्य की बात बीजेपी कर रही है वो 80 लोकसभा सीटें यहाँ पर यूपी में जीतनी है, तो यूपी में क्या प्रभाव है, कितनी सीटों पर प्रभाव है? देखिए, निश्चित तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर आप जाते हैं तो मुजफ्फरनगर की सीट होगी, मेरठ की सीट होगी, गाजियाबाद की सीट हो गई, कैराना की तरफ आप देखेंगे, सहारनपुर की सीट अगर आप देखेंगे तो हो जाएगी। अवध क्षेत्र में अगर आप आते हैं तो लखनऊ कानपुर की जो सीटें आती हैं वहां पे आप देख सकते हैं, फैजाबाद की जो सीट होगी उसमें आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो पूर्वांचल में देखेंगे तो गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़ ये तमाम सीटें हैं जहाँ पे मुस्लिम समुदाय की जो सीट है वो ज्यादा प्रभावशाली करती है। उसमें पसमानदा समाज का एक अच्छा खासा वोट बैंक
बैंक है। अगर देखा जाए भारतीय जनता पार्टी और इन्हीं की रणनीति के तहत इन सीटों से होते हुए गुजरेगी ये स्नेह मिलन यात्रा, और माना जा रहा है कि अगर ये यात्रा निकलती है और एक बार फिर से मुख्यधारा जोड़ने की कोशिश सफल रहती है तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी इन सीटों पे अच्छा फाइट करती नजर आ सकती है, क्योंकि हमेशा तो ये सीट देखी गई थी कहीं ना कहीं। अगर आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस जो पार्टी है वो इन सीटों पर दम भरती नजर आती थी। पर अगर माना जा रहा है पसंदा समाज की सीट पसंदा रैली निकलती है और इससे अगर कुछ इफेक्ट पड़ता है भारतीय जनता पार्टी के लिए तो निश्चित तौर से इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी फिर से कमल खिलाने के लिए एक मजबूत स्थिति में आपको नजर आएगी। बिल्कुल एक मजबूत स्थिति में नजर आएगा। यही वजह है कि बीजेपी की पसमानता संवाद यात्रा की शुरुआत होने वाली। हालांकि कितना फायदा इससे होगा ये देखना भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। दिल्ली से खबर है, मानसून सत्र का आज चौथा दिन है। आपको बता दें कि मणिपुर हिंसा को लेकर लोकसभा में हंगामा। लोकसभा की जो कार्यवाही है उसको दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। विपक्ष ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी दिया है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने यह अविश्वास प्रस्ताव दिया गया है, जिसको मंजूरी भी यहां पर ओम बिरला की तरफ से दे दी गई है। हालांकि ये कहा गया है कि तारीखों का ऐलान चर्चा के बाद किया जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार हंगामा किया गया उसके बाद आपको बता दें कि आज 5वां दिन है और लगातार हंगामे की भेंट मॉनसून सत्र चढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि मणिपुर का जो मामला है वो गरमाया हुआ है। इसको लेकर विपक्ष हमलावर है और लगातार ये मांग की जा रही है कि प्रधानमंत्री इस पूरे मुद्दे को लेकर बोले। लेकिन अब यही वजह है कि अविश्वास प्रस्ताव भी यहां पर दिया गया है। हालांकि ये विपक्ष भी जानता है कि बहुमत नहीं है, लेकिन यहां पर विपक्ष ये दबाव बनाना चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर हिंसा के मामले पर बयान दे, लोकसभा की इस कार्यवाही में इस पूरे मुद्दे को लेकर चर्चा करे। तो यहां पर विपक्ष की तरफ से साफ तौर पर यह मांग रखी गई है और अविश्वास प्रस्ताव भी यहां पर रखा गया है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव दिया है। मॉनसून सत्र का आज 5वां दिन है और आज 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। हालांकि आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव भी दिया है, जिसको ओम बिरला की तरफ से मंजूरी भी मिल गई है। हालांकि ओम बिरला की तरफ से ये कहा भी गया है कि पहले चर्चा होगी और उसके बाद तारीख की वो घोषणा करेंगे कि किस तारीख को ये अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। तो दिल्ली अध्यादेश बिल को मोदी कैबिनेट की मंजूरी। अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़ा यह अध्यादेश है। केंद्र सरकार ने 19 मई को अध्यादेश जारी किया था। आम आदमी पार्टी कर रही अध्यादेश का विरोध। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और आपको बता दें कि विपक्षी दलों ने किया है आम आदमी पार्टी का समर्थन। अब यहां पर आपको बता दें कि हंगामे की भेंट एक बार फिर से चढ़ता नजर आया इस मुद्दे को लेकर भी, क्योंकि एक तरफ तो मणिपुर का मामला गरमाया हुआ है, लेकिन अब अध्यादेश का मामला भी गरमाएगा जब अध्यादेश को लेकर सदन में यहां पर बीजेपी पहुंचती है। लेकिन अधिकारियों का ट्रांसफर और पोस्टिंग का ये पूरा मामला, इसको लेकर अध्यादेश केंद्र सरकार की तरफ से लाया था, जिसका विरोध आम आदमी पार्टी लगातार कर रही थी। हालांकि विपक्षी दलों ने भी आम आदमी पार्टी का समर्थन इस दौरान किया है। तो दिल्ली अध्यादेश बिल को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़ा यह अध्यादेश है। आपको बता दें कि 19 मई को यह अध्यादेश जारी किया गया था और लगातार उसके बाद से आम आदमी पार्टी विरोध कर रही है और इस अध्यादेश के विरोध में समर्थन जुटा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान वो पहुंचे, जहां उन्होंने पुनर्विकसित आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स परिसर में हवन पूजन किया। पीएम आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स को बनाने वाले श्रमिकों से मिले और शॉल उड़ाकर उनका स्वागत किया गया, उनको सम्मानित किया गया। इसके बाद पीएम ने श्रमजीवियों के साथ ग्रुप फोटो भी शूट करवाया। भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन परिसर का औपचारिक उद्घाटन आज शाम को होगा, जहां सितंबर में G20 नेताओं की बैठक का आयोजन किया जाएगा। ये तस्वीर भी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां हवन पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया
आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा की और श्रमिकों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। दिल्ली से खबर है, पसमानदा संवाद यात्रा की 27 जुलाई से शुरुआत, 7 चरणों में संपन्न होगी पसमानदा संवाद यात्रा। बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय से शुरू की जाएगी यात्रा। इसके साथ ही 1 अगस्त से दिल्ली के तुर्कमान गेट से इसकी शुरुआत होगी। दिलशाद गार्डन से होते हुए यूपी में यात्रा प्रवेश करेगी। पहले चरण में यूपी में चलेगी पसमानदा संवाद यात्रा। दूसरे चरण में बिहार में प्रवेश करेगी संवाद यात्रा। जौनपुर, देवरिया, आजमगढ़ से बिहार में एंट्री होगी। तीसरे चरण में पश्चिम बंगाल और चौथे चरण में झारखंड में प्रवेश होगा। इसके साथ ही पसमानदा संवाद यात्रा झारखंड से उड़ीसा के लिए जाएगी। 5वें चरण में यात्रा महाराष्ट्र में की जाएगी आयोजित। 6ठे चरण में महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश के लिए ये यात्रा जाएगी। 7वें चरण में ये यात्रा हरियाणा में जाएगी। आपको बता दें कि अब्दुल कलाम आजाद की जयंती पर इस संवाद यात्रा का समापन होगा। जमाल सिद्दीकी इस यात्रा की अगुवाई करेंगे। तो दिल्ली से खबर है, उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष की नड्डा से मुलाकात। जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। साथ में प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार रहेंगे मौजूद। आगामी कार्यक्रम और लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी। तो उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष की नड्डा से मुलाकात होगी। तमाम ऐसे विषय जिसको लेकर चर्चा की जाएगी। आगामी कार्यक्रम और लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति किस तरीके से बनाई जाए, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। तो जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि विपक्ष सरकार के गलत कामों को जनता के सामने लाना चाहती है। सरकार चर्चा नहीं कर रही, विपक्ष इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहा है। तो यहां पर रामगोपाल यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है और ये कहा है कि सरकार के गलत कामों को जनता के सामने लाया जाएगा। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। दिल्ली से खबर है, मुखर्जी नगर के कोचिंग सेंटर में आग लग गई है। आग की घटना पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त नजर आ रहा है। बिना फायर एनओसी के चल रहे थे ये कोचिंग सेंटर्स और इसको जल्द बंद किया जाए, इसके आदेश भी हाईकोर्ट की तरफ से दे दिए गए हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और पुलिस को इसका आदेश दे दिया है। 10 अक्टूबर तक रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया गया है। तो कोचिंग सेंटर में आग लगी थी और एनओसी नहीं थी, जिसको देखते हुए अब हाईकोर्ट सख्त है और ऐसे कोचिंग सेंटर पर कार्रवाई के निर्देश यहां पर दे दिए गए हैं। दिल्ली में गंगाराम अस्पताल में मरीज ने डॉक्टर पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। आपको बता दें कि आरोपी मरीज को अस्पताल प्रशासन ने पकड़कर पुलिस के हवाले भी कर दिया है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि तस्वीर भी आपको लगातार दिखा रहे हैं दिल्ली से। नहीं, मेरे को नहीं पता, जो मर्जी बना ले, चल अपने। ये गंगाराम में डॉक्टर के चक्कू मार दिया। वहीं छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस के आला नेताओं की मुख्यमंत्री निवास में बैठक हुई है। करीब 7 घंटे चली बैठक में निगम मंडल में अध्यक्षों की नियुक्ति के साथ साथ चुनाव अभियान को लेकर मंथन किया गया। आपको बता दें कि बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज सहित मंत्री, विधायक और प्रदेश चुनाव समिति के पदाधिकारी शामिल थे। बैठक के बाद मीडिया से चर्चा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि आगामी चुनाव में किस प्रकार की रणनीति रहेगी, उस पर चर्चा की गई है। साथ ही मणिपुर की घटना के बारे में केंद्र सरकार को आड़े हाथों भी उन्होंने लिया। तो यहां पर कांग्रेस लगातार अब तैयारियों में जुटी हुई है। चुनावी रणनीति को लेकर कांग्रेस की बैठक हुई
प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज जी और हमारे प्रभारी आदरणीय कुमारी शैलजा जी और हमारे प्रभारी सचिवगण, साथ ही हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेतागण के साथ मीटिंग हुई और उसमें आगामी आने वाले समय में किस प्रकार से हमारी रणनीति होगी उसके बारे में चर्चा हुई। सर, ये घटना किसी भी प्रदेश में घट सकती है, लेकिन उसके बाद सरकार ने निर्णय क्या लिया ये महत्वपूर्ण है। मणिपुर की घटना को दबाने के लिए या मणिपुर में जो भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है उसे छुपाने के लिए आप कभी राजस्थान का, कभी छत्तीसगढ़ का नाम ले रहे हैं, और वो भी ऐसे प्रदेश का जहाँ जो इलेक्शन गोइंग स्टेट है। और पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्माणाधीन मीठापुर महुली एलिवेटेड पथ परियोजना की प्रगति का जायजा लिया है और इस दौरान मुख्यमंत्री ने पुराना परसा बाजार मोड़, इसके साथ ही संपत चक रोड के पास फ्लाईओवर बनाने वाले इसे मीठापुर महुली एलिवेटेड पथ से जोड़ने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा है कि इससे संपत चक पथ के माध्यम से आने वाले लोगों को एक वैकल्पिक मार्ग मिलेगा और वह मीठापुर महुली एलिवेटेड पथ के माध्यम से सुगमता पूर्वक आवागमन कर सकेंगे। वहीं आपको बता दें कि निर्माणाधीन पथ का यहां पर निरीक्षण किया गया, जिसकी सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं मेरठ में थाना मवाना क्षेत्र के सठला गांव में 15 बीघे जमीन के लिए अपने पिता के साथ मिलकर बड़े भाई की गोली मारकर हत्या करने वाला 20 साल का जैद पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हो गया है। घटना उस समय हुई जब मवाना पुलिस उसे गिरफ्तार करने के बाद उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त तमंचा बरामद करने के लिए अपने साथ ले जा रही थी। बताया ये जा रहा है कि अभियुक्त जैद को भागने से रोकने के लिए फायर किया गया, जिससे अभियुक्त के बाएं पैर में गोली लगने के कारण वो घायल हो गया, जिसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मेरठ में एक युवती ने सब्जी विक्रेता पर कार चढ़ा दी है। हादसे में सब्जी विक्रेता पूरी तरीके से घायल हो गया है। वहीं आपको बता दें कि सब्जी विक्रेता ठेला लेकर सड़क पर जा रहा था। जैसे ही वह मोड़ के पास पहुंचा, सामने से कार लेकर आ रही थी। वहीं युवती स्टीयरिंग पर नियंत्रण खो बैठी और उसके बाद कार सब्जी विक्रेता पर चढ़ाते हुए निकल गई। वहीं पूरा हादसा पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है, जो कि लगातार आपको दिखा रहे हैं। घायल को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं पीड़ित के परिजनों ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।